नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीरत है और मैं आपको कहानी वकील का ढाबा सुना रही थी। आज मैं आपको इस कहानी का 10वां भाग सुनाऊंगी, जिसका नाम है ढाबा खोलना और जिसके लेखक हैं रोहित वर्मा रिंपू। लेकिन अगर आपने कहानी के पहले के भागों को नहीं सुना, तो मेरी सलाह है कि पहले आप कहानी के पहले के भागों को सुने, ताकि आपको कहानी के बारे में पता चल सके। कहानी के पहले के सभी भागों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब ज्यादा देर ना करते हुए कहानी के 10वें भाग को शुरू करते हैं। कहानी वकील का ढाबा, भाग 10। नाम ढाबा खोलना। समय बीतता गया और समय बीतने के साथ साथ मेरी हकलाहट की समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। हालांकि मैंने अपनी इस समस्या के समाधान के लिए कई उपाय भी किए, लेकिन सभी व्यर्थ साबित हो रहे थे। इसकी वजह यह थी कि मुझे पर एक हकले होने का ठप्पा इस समाज की वजह से लग चुका था, जिस वजह से मैं अगर सही भी बोलता या यूं कह लो कि बिना किसी रुकावट के बोल लेता तो कोई कुछ नहीं कहता। वहीं अगर जहां कहीं बोलते समय जरा भी रुक जाता या हकलाने लग जाता तो लोग मुझ पर हंसने लगते। कुल मिलाकर मैं अपनी हकलाहट की समस्या को ठीक करने की जितनी भी कोशिश करता, यह समाज मेरी उन सभी कोशिशों पर पानी फेर देता। इसका असर सीधा सीधा मेरी शादीशुदा जिंदगी पर पड़ रहा था, क्योंकि अब मेरे निकटतम संबंधी या रिश्तेदार मेरे साथ साथ मेरी पत्नी ईशा का भी मजाक बनाने लग गए थे। ईशा के मायके वाले रिश्तेदार, जिनमें उसकी बहन खास तौर पर शामिल थी, वह उसे हकले की बीवी कहकर पुकारती थी, जिस वजह से हमारे परस्पर रिश्ते में दरार पड़ती साफ दिखाई दे रही थी। मेरी बेटी रविशा भी अब बड़ी हो गई थी और सब कुछ समझने लग गई थी। वह मेरी हकलाहट की समस्या के बारे में नहीं जानती थी। उसको सिर्फ इतना पता था कि उसके पिता यानी कि मैं बोलते समय कभी कभी रुक जाता हूँ। शुरू शुरू में तो वह मुझ पर हंस पड़ती या मेरी बात को पूरी कर देती। मैं उसकी बात का बुरा नहीं मानता था। वह शायद इसलिए क्योंकि वह मेरी बेटी थी, या फिर इसलिए क्योंकि मुझे आदत सी हो गई थी। मेरी हकलाहट की समस्या की वजह से मेरा सभी और मजाक बन रहा था। कोर्ट में मेरे वकील दोस्त मेरे सामने तो मुझे कुछ नहीं कहते थे, लेकिन मेरी पीठ पीछे मुझे हकला कहकर संबोधित करते थे, जिस वजह से मैं तनाव में रहने लगा था और यह तनाव मेरी हकलाहट की समस्या को और भी बढ़ा रहा था। इसका सीधा असर मेरी वकालत पर पड़ रहा था। मैं लगातार केस हार रहा था, जिससे मेरे पास बहुत ही कम केस आने लगे थे। इससे आमदनी भी कम होने लगी थी, जिस वजह से एक नई मुसीबत मेरे सामने खड़ी हो गई। आमदनी कम होने की वजह से घर का खर्च चलाना मुश्किल होने लग गया था और आने दिनों में यह मुश्किल और भी बढ़ जानी थी। एक दिन मेरा दोस्त भानु अचानक से मेरे पास मेरे दफ्तर में आया और, वकील साहब क्या हाल है? ठीक है यार, तुम सुनाओ। मेरा तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी आवाज से तुम्हारा हाल कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। यार तुम्हें पता है ना कि तुम मुझसे कुछ नहीं छिपा सकते। बोलो बात क्या है? यार आज फिर से एक केस हार गया। तो इसमें मुंह लटकाने वाली क्या बात है? हार जीत तो बनी हुई है, आज हारोगे तो कल जीत भी जाओगे। नहीं यार, अब हारना मेरे लिए रोज का काम हो गया है। मैं पिछले कई महीनों से लगातार केस हार रहा हूँ। ऐसा क्यों? जहां तक मुझे पता है तुम तो बहुत लायक वकील हो। वकालत की दुनिया में तुम सबसे ज्यादा जानकारी रखते हो। फिर ऐसा क्यों? मैं अपनी हकलाहट की समस्या के आगे हार गया। मतलब? मतलब साफ है कि जब भी मैं केस लड़ने के लिए जज के सामने बहस करने लगता हूँ, तो मैं हकलाने लग जाता हूँ, जिस वजह से मैं बोलते बोलते रुक जाता हूँ और कोर्ट में जज के सामने बहस ना कर पाने की वजह से केस हार जाता हूँ। मेरी दी गई सब दलीलें मेरी हकलाहट की समस्या की वजह से एक मजाक का रूप से लेती हैं। कई बार तो जज मेरी बात तो सुन लेता है, लेकिन कई बार नहीं भी सुनता। कई बार जब हकलाहट की समस्या ज्यादा होने लगती है तो मैं खुद ही चुप हो जाता हूँ। मेरे चुप हो जाने की वजह मेरे पक्ष के लोगों को दोषी मान
लिया जाता है और उनके खिलाफ सजा सुना दी जाती है। मेरे हकलेपन की सजा उन बेचारे निर्दोष लोगों को मिल जाती है। यार, तुम्हारी समस्या तो गंभीर होती जा रही है। गंभीर नहीं, बल्कि बहुत ही गंभीर होती जा रही है। इस एक समस्या की वजह से और भी बहुत समस्याएं पैदा हो रही हैं, जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे जैसे कि पहली समस्या तो यह कि मेरी आमदनी में कमी हो रही है। मेरी इस समस्या की वजह ये मैं पिछले कई दिनों से केस हार रहा हूँ, जिससे वकालत में मेरी छवि खराब हो रही है। अब लोग अपने केस लेकर मेरे पास आना नहीं चाहते। जो लोग तो मुझे अच्छे से जानते हैं, बस वही लोग आते हैं। उनमें से कई लोग मेरा परहेज करने में ही अपनी भलाई समझते हैं। इसका सीधा असर मेरी आमदनी पर पड़ रहा है। यह तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि आजकल बिना किसी आमदनी के घर चलाना नामुमकिन है। तुम इस बारे में अपने पिता से बात क्यों नहीं करते? शायद वह तुम्हारी कुछ मदद कर सकें। क्या कहूँ उनको? यही के पिताजी, मुझसे कोर्ट में केस लड़ते समय बात नहीं होती या मैं हकलाने लग जाता हूँ, तो आप मेरी मदद करें। या फिर यह कहूँ कि पिताजी, मेरी हकलाहट की समस्या की वजह से कोर्ट में लोग मेरा मजाक बनाते हैं, तो उन्हें ऐसा करने से रोको। मान लो अगर उन्होंने ऐसा कर भी दिया, या यूँ कह लो कि मेरे कहने पर वह कोर्ट में जाकर लोगों को ऐसा ना करने से रोक भी दिया, तो क्या वह रुक जाएंगे या मैं मेरा मजाक बनाना छोड़ देंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वह पहले से और भी ज्यादा मेरा मजाक बनाएंगे, और फिर मैं बाकी सभी अपने वकील साथियों का प्रतिद्वंद्वी हूँ। उनको पता है कि अगर वह मेरा मजाक बनाएंगे तो मेरे पास आया केस छूटकर उनके पास ही जाएगा। वह तो जानबूझकर ऐसा करेंगे। चलो, इस समस्या का हल भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम दूसरी समस्या बताओ। दूसरी समस्या मेरी घरेलू जिंदगी से जुड़ी है। अब वह क्या है? मेरी हकलाहट की समस्या की वजह से मेरे नजदीकी रिश्तेदार, खासकर मेरे ससुराल में ईशा की बहन, मेरी समस्या का मजाक बनाती है, और मेरे साथ साथ ईशा और रविशा का भी मजाक बनता है। उन दोनों का मजाक कैसे बनता है? उनका संबंध सीधा मुझसे जुड़ा है, और अगर मैं हकला हूं तो ईशा हकले की बीवी और रविशा हकले की बेटी है। ओह, मैं समझ गया, लेकिन यह तो बहुत गलत बात है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तुम उन्हें रोकते क्यों नहीं? किस किस को रोक सकता हूँ? तुम बताओ, क्या मैं अपने ससुराल में उन सभी को रोक सकता हूँ? या फिर रविशा के स्कूल में जाकर वहाँ मेरी वजह से उसका मजाक बनाने वाले उसके सहपाठियों या अध्यापकों को रोक सकता हूँ? ओह, लेकिन तुम ईशा और रविशा से तो इस बारे बात कर सकते हो ना? क्या बात करूंगा? तुम अपनी इस समस्या का स्थायी हल नहीं ढूंढ सकते? यार, तुम्हें अब क्या बताऊं? मैंने अपनी इस समस्या के समाधान के लिए शहर का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि लोग जिस जगह के बारे में बताते हैं, मैं तुरंत वहां पहुंच जाता हूँ। लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। यह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और इसका सबसे ज्यादा नुकसान मेरी निजी जिंदगी में हो रहा है। कैसा नुकसान? जब से लोगों ने ईशा और रविशा का भी मजाक बनाना शुरू किया है, तब से वह दोनों मुझसे नफरत सी करने लगी है। हालांकि उन्होंने मुझसे कभी इस बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनके व्यवहार से ऐसा लगता है। दोनों माँ बेटी अब मेरे साथ कहीं बाहर जाने से मना करने लगे हैं। पहले हम कभी कभी फिल्म वगैरह देखने या कहीं वैसे ही घूमने चले जाते थे, लेकिन अब तो वह सब भी खत्म हो गया है। ईशा तो फिर भी मुझसे ऐसा व्यवहार नहीं करती, लेकिन बेटी रविशा तो साफ तौर मुझे कह देती है कि मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मैं सब कुछ सह सकता हूँ, लेकिन अपनों की नफरत नहीं सहन कर सकता। कई बार तो मेरा आत्महत्या करने का मन करने लगता है, लेकिन मैं अपने सिर कायरता का इल्जाम लेकर नहीं मरना चाहता। अब तुम बताओ कि मैं क्या करूं? रवि, तुम्हारी समस्या तो बहुत ही गंभीर है। सबसे पहले तुम्हें अपनी पहली समस्या का हल निकालना होगा। उसका हल नहीं निकल सकता, क्योंकि मैंने सब जगह पता करवा लिया है।
यहाँ तक कि देश के बड़े से बड़े डॉक्टर से भी संपर्क किया है और सभी का यह कहना है कि मेरी यह हकलाहट की समस्या सारी उम्र मेरे साथ ही रहेगी। हाँ, परिस्थितियों के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि बिल्कुल खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अरे वो समस्या नहीं। तो फिर कौन सी समस्या? पैसों की समस्या, तुम्हारी आमदनी की समस्या। हाँ, उसका क्या हल है? तुमने बताया था कि तुम्हें तुम्हारे पहले पिता ने अपना घर मरने से पहले तुम्हारे नाम कर दिया है। हाँ, बिल्कुल। और वो सड़क के किनारे भी है। हाँ बिल्कुल, वह शहर की मुख्य सड़क के बिल्कुल पास है। तुम वहाँ कोई काम क्यों नहीं खोल सकते? इससे तुम्हारी एक अलग आमदनी भी शुरू हो जाएगी और तुम तनाव से भी दूर रहोगे। तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन मैं वहाँ क्या काम कर सकता हूँ? अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो वहाँ एक रेस्टोरेंट खोल लेता। आजकल यह ज्यादा प्रचलित है। चलो सोचते हैं इस बारे में। तुम जरूर इसके बारे में सोचना। अब मुझे जाना होगा, मुझे देर हो रही है और किसी बात की चिंता मत करना। कुछ समय बातें करने के बाद भानु वहां से चला जाता है, लेकिन जाते जाते वह एक अच्छी सलाह दे जाता है। मैंने उसकी सलाह पर बहुत विचार किया। काफी विचार विमर्श करने के बाद मैंने वहां पर एक रेस्टोरेंट खोलने का अपना मन पक्का बना लिया। लेकिन मैं घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, यानी मैं पिताजी की याद को वैसे ही संभाल कर रखना चाहता था। इसलिए मैंने घर की पहली मंजिल का इस्तेमाल रेस्टोरेंट बनाने में किया। ऊपर वाली मंजिल को, यानी कि जो हमारा पुराना घर था, उसको वैसे का वैसे रहने दिया। मैंने पिताजी के कमरे को बहुत ही अच्छी तरह से तैयार करवाया और उसको अपने रहने लायक बना लिया, ताकि जब भी मैं कभी उदास हो जाऊं तो यहाँ आकर अपनी उदासी दूर कर सकूं। रेस्टोरेंट का काम काफी हद तक पूरा हो चुका था, बस उसका नाम रखना बाकी था। इसके लिए मैंने फिर से भानु को फोन किया। हेलो, भानु कहाँ हो? यार, फोन करते समय सबसे पहले किसी का हाल चाल पूछते हैं, उसके बाद बाकी के सवाल पूछते हैं। तुम तो सीधा ही पूछ रहे हो कि मैं कहाँ हूँ। यार, वो सब बातें छोड़ और शाम को 4 बजे मुझे मिल। मुझे तुमसे कुछ काम है। लगता है बहुत जरूरी काम है। क्या हो गया भाई? सब ठीक ठाक तो है ना? सब ठीक है। चिंता मत करो, तुम सिर्फ शाम को मुझसे मिल। मुझे कुछ काम है। लेकिन यह तो बता कि कहाँ पर? वहीं जहां मेरे पिताजी का पुराना मकान था, उसे मैं रेस्टोरेंट में तब्दील कर रहा हूँ। बस इसी सिलसिले में तुमसे मिलना है। वाह, यह तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो मैं शाम को मिलता हूँ तुम्हें। शाम को मैं और भानु अपने नए बन रहे रेस्टोरेंट में मिले। उसने मेरे साथ पूरा रेस्टोरेंट घूमा। फिर हम उस कमरे में जाकर बैठ गए जिसे मैंने अपने लिए तैयार करवाया था। यार रवि, तुम्हारा रेस्टोरेंट तो बहुत अच्छा तैयार हुआ है। यार, यह सब तुम्हारी मेहरबानी है। तुम अगर मुझे इसकी सलाह ना देते तो मैं यह सब ना कर पाता। अच्छा, एक बात तो बता। बोलो। ईशा भाभी को इस बारे में पता है क्या? हाँ पता है, बताया था एक दिन। तो उन्होंने क्या कहा था? मेरा कहने का मतलब है कि उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? भानु यार, सच कहूं तो ईशा ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। इसमें समझने वाली क्या बात है? याद है जब तुमने पहली बार मुझे इस बारे में सुझाव दिया था, तो घर आकर मैंने ईशा को अपनी तरफ से यह योजना बताई कि मैं एक नया रेस्टोरेंट खोलने जा रहा हूँ। फिर उन्होंने क्या कहा? उसने कुछ नहीं कहा। यानी मेरी बात पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उस दिन के बाद से मैंने इस बारे में उससे कभी बात नहीं की। यार, भाभी से तो मुझे यह उम्मीद नहीं थी। जहां तक मैं जानता हूँ, भाभी तो बहुत मिलनसार औरत थी, लेकिन अब उन्हें क्या हो गया है? यार, यही सवाल का जवाब तो मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। सच कहूँ तो वह पहले से ज्यादा झगड़ालू सी हो गई है और अब तो वह मुझे नजरअंदाज भी करने लग गई है। चलो कोई बात नहीं, धीरज रखो। समय के साथ
साथ सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब इसका नाम रखना है तो कोई अच्छा सा नाम रख। यार, यह काम तो तू भी कर सकता है। हाँ, लेकिन मुझे खुशी होगी अगर इसका नाम तू रखे। यार, मेरी बात छोड़। मेरे दिमाग में जो कुछ चल रहा है हो सकता है तुम्हें पसंद ना आए। अब क्या चल रहा है? यार देख, तो बुरा मत मानना, लेकिन अगर तू इसका नाम एक रेस्टोरेंट के बजाय एक ढाबे के तौर पर रखे तो मेरे हिसाब से ज्यादा ठीक रहेगा। मैं कुछ समझा नहीं, तो क्या कह रहा है? आजकल 5 सितारा ढाबा काफी प्रचलन में है। रेस्टोरेंट का प्रचलन पुराना हो चुका है। मैं समझ गया कि तू कहना क्या चाहता है। जैसे दिल्ली मुख्य मार्ग पर 5 सितारा ढाबे हैं, वैसा ही ना? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। यह तो बहुत अच्छा रहेगा। वाह, मजा आ गया। अब तुम इस ढाबे का नाम भी रख दो। वकील का ढाबा, भानु ने झट से कहा। यह कैसा नाम हुआ, वकील का ढाबा? तुम इस समय नहीं समझोगे, लेकिन समय आने पर सब समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, जैसा तुम कहते हैं। आज से ही नहीं, बल्कि अभी से इसका नाम वकील का ढाबा रखते हैं। और इस प्रकार भानु ने मेरे नए बन रहे रेस्टोरेंट को वकील का ढाबा नाम दे दिया। मेरे ढाबे का काम चल ठीक ठाक चलने लगा था। वकील का ढाबा, यह नाम मेरे लिए बहुत बढ़िया साबित हुआ। इस नाम की वजह से लोग दूर दूर से मेरे ढाबे पर आने लग गए, जिस वजह से मेरी एक चिंता तो थोड़ी बहुत दूर हो गई थी। यानी मेरी आमदनी अब वकालत से प्राप्त होने वाली आमदनी से ज्यादा होने लग गई थी। लेकिन मेरी दूसरी चिंता, जो कि मेरे परिवार से संबंधित थी, वैसे की वैसे मेरे सामने पहाड़ के समान खड़ी थी। यानी परिवार में मेरी हकलाहट की समस्या की वजह मेरे प्रति नफरत अभी तक वैसे ही थी। ईशा मुझे पहले से ज्यादा नजरअंदाज कर रही थी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी तक उसने मेरा ढाबा देखा तक नहीं था। लेकिन मुझे अब इस बात की चिंता नहीं थी, क्योंकि मुझे अपने परिवार का पालन करने की तरफ भी ध्यान देना था। मुझे ईशा को लेकर इस बात की संतुष्टि थी कि वह रविशा का पालन पोषण सही प्रकार से कर रही थी। वह उसकी और मेरे घर की देखभाल अच्छे से कर रही थी। धीरे धीरे मैंने अपने ढाबे में और ईशा ने अपने घर परिवार में अपने आप को इतना व्यस्त कर लिया कि हम कब एक दूसरे से दूर हो गए पता ही नहीं चला। कुल मिलाकर हमारा रिश्ता अब एक नाम का रिश्ता हो चुका था। मैंने अपने आप को ज्यादा व्यस्त रखना शुरू कर दिया, जिसके लिए मैंने अपनी दिनचर्या में बदलाव भी कर लिया था। सुबह से शाम तक मैं कोर्ट कचहरी में रहता और शाम को आकर अपने ढाबे पर आकर वहां का काम काज देखता, वहां से देर रात अपने घर जाता। इसलिए अगर किसी को मुझसे मिलना होता तो वह शाम के समय मेरे ढाबे पर आ जाता। मेरे पास ज्यादातर केस तलाक के आते थे और मेरी कोशिश यह होती थी कि तलाक ना करवाया जाए और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर उनका घर बसाया जाए। मेरे पास जो भी लड़का या लड़की तलाक का केस लेकर आते, मैं उन एक काल्पनिक कहानी सुनाकर उनके तलाक सके अंजाम के बारे में बता देता था, जिससे कि वो समझ जाते और अपना तलाक का फैसला बदल देते। ऐसा ही एक बार मैंने मनप्रीत और उसकी पत्नी हरप्रीत के साथ किया। हुआ यूं कि एक बार हरप्रीत मेरे पास अपने पिता के साथ आई और मुझसे मदद के लिए गुहार लगाने लगी। मैंने पहले हरप्रीत की सारी बात सुनी, फिर मैंने दूसरे पक्ष की बात जानने के लिए मनप्रीत को फोन करके अपने पास बुलाया। मैंने दोनों को सामने बैठाया और उनसे कहा, देखो, आप दोनों समझदार मालूम होते हो। शादीशुदा जिंदगी में मुश्किलें आती रहती है, लेकिन तलाक इस समस्या का हल नहीं है। आज आप तलाक की अर्जी दाखिल कर दोगे और आज आपके साथ आपके रिश्तेदार भी आपका साथ देने के लिए चल पड़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे तलाक का केस लंबा खिंचेगा, वैसे वैसे आपका साथ देने वाले आपके रिश्तेदार कम होते जाएंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हुआ यूं कि पति ने पत्नी को किसी बात पर 3 थप्पड़ जड़ दिए। पत्नी ने इसके जवाब में अपना सैंडल पति की तरफ फेंका। सैंडल का एक सिरा पति के सिर को छूता हुआ निकल गया। मामला रफा दफा हो भी जाता, लेकिन पति ने इसे अपनी तौहीनी समझी।
रिश्तेदारों ने मामला और पेचीदा बना दिया। न सिर्फ पेचीदा बल्कि संगीन। सब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक कटना कहा। यह भी कहा कि पति को सैडिल मारने वाली औरत न वफादार होती है न पतिव्रता। इसे घर में रखना अपने शरीर में मियादी बुखार पालते रहने जैसा है। कुछ रिश्तेदारों ने यह भी पश्चाताप जाहिर किया कि ऐसी औरतों का भ्रूण ही समाप्त कर देना चाहिए। बुरी बातें चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती है, इसलिए दोनों तरफ खूब आरोप उछाले गए। ऐसा लगता था जैसे दोनों पक्षों के लोग आरोपों का वॉलीबॉल खेल रहे हैं। लड़के ने लड़की के बारे में और लड़की ने लड़के के बारे में कई असुविधाजनक बातें कही। मुकदमा दर्ज कराया गया। पति ने पत्नी की चरित्रहीनता का तो पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। 6 साल तक शादीशुदा जीवन बीताने और एक बच्ची के माता पिता होने के बाद आज दोनों में तलाक हो गया। पति पत्नी के हाथ में तलाक के कागजों की प्रति थी। दोनों चुप थे, दोनों शांत, दोनों निर्विकार। मुकदमा 2 साल तक चला था। 2 साल से पत्नी अलग रह रही थी और पति अलग। मुकदमे की सुनवाई पर दोनों को आना होता। दोनों एक दूसरे को देखते जैसे चकमक पत्थर आपस में रगड़ खा गए हों। दोनों गुस्से में होते। दोनों में बदले की भावना का आवेश होता। दोनों के साथ रिश्तेदार होते जिनकी हमदर्दियों में जरा विस्फोटक पदार्थ भी छुपा होता। लेकिन कुछ महीने पहले जब पति पत्नी कोर्ट में दाखिल होते तो एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते, जैसे जानबूझकर एक दूसरे की उपेक्षा कर रहे हों। वकील और रिश्तेदार दोनों के साथ होते। दोनों को अच्छा खासा सबक सिखाया जाता कि उन्हें क्या कहना है। दोनों वही कहते। कई बार दोनों के वक्तव्य बदलने लगते। वो फिर संभल जाते। अंत में वही हुआ जो सब चाहते थे, यानी तलाक। पहले रिश्तेदारों की फौज साथ होती थी, आज थोड़े से रिश्तेदार साथ थे। दोनों तरफ के रिश्तेदार खुश थे, वकील खुश थे, माता पिता भी खुश थे। तलाकशुदा पत्नी चुप थी और पति खामोश था। यह महज इत्तेफाक ही था कि दोनों पक्षों के रिश्तेदार एक ही टी स्टॉल पर बैठे, कोल्ड ड्रिंक्स लिया। यह भी महज इत्तेफाक ही था कि तलाकशुदा पति पत्नी एक ही मेज के आमने सामने जा बैठे। लकड़ी की बेंच और वो दोनों। बधाई हो, आप जो चाहते थे वही हुआ। स्त्री ने कहा, तुम्हें भी बधाई, तुमने भी तो तलाक देकर जीत हासिल की। पुरुष बोला, तलाक क्या जीत का प्रतीक होता है? तुम बताओ। पुरुष के पूछने पर स्त्री ने जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप बैठी रही। फिर बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था, अच्छा हुआ। अब तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री से पीछा छूटा। वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पुरुष बोला, मैंने बहुत मानसिक तनाव झेली है। स्त्री की आवाज सपाट थी, न दुहक न गुस्सा। जानता हूं, पुरुष इसी हथियार से स्त्री पर वार करता है, जो स्त्री के मन और आत्मा को लुहान कर देता है। तुम बहुत उज्ज्वल हो। मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बेहद अफसोस है, पुरुष ने कहा। स्त्री चुप रही। उसने एक बार पुरुष को देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद पुरुष ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था। गलत कहा था। पुरुष की ओर देखती हुई स्त्री बोली। वह कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं कोई और आरोप लगाती लेकिन मैं नहीं। कुछ ही समय में प्लास्टिक के कप में चाय आ गई। स्त्री ने चाय उठाई और चाय जरा सी छलकी। गर्म चाय स्त्री के हाथ पर गिरी। तभी उसने सी की आवाज निकली। पुरुष के गले में उसी क्षण ओह की आवाज निकली। स्त्री ने पुरुष को देखा। पुरुष स्त्री को देखे जा रहा था। तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? ऐसा ही है, कभी वोवरॉन तो कभी काम्बी फ्लेम।
स्त्री ने बात खत्म करनी चाहिए। तुम एक्सरसाइज भी तो नहीं करती। पुरुष ने कहा तो स्त्री फीकी हंसी हंस दी। तुम्हारे अस्थमा की क्या कंडीशन है? फिर अटैक तो नहीं पड़े? स्त्री ने पूछा। अस्थमा। डॉक्टर सूरी ने स्ट्रेन मेंटल स्ट्रेस कम करने को कहा है, पुरुष ने जानकारी दी। स्त्री ने पुरुष को देखा, देखती रही एकटक, जैसे पुरुष के चेहरे पर छपे तनाव को पढ़ रही हो। इनहेलर तो लेते रहते हो ना? स्त्री ने पुरुष के चेहरे से नजरें हटाईं और पूछा। हाँ, लेता रहता हूं। आज लाना याद नहीं रहा, पुरुष ने कहा। तभी आज तुम्हारी सांस उखड़ी उखड़ी सी है, स्त्री ने हमदर्द लहजे में कहा। हाँ, कुछ इस वजह से और कुछ, पुरुष कहते कहते रुक गया। कुछ कुछ तनाव के कारण, स्त्री ने बात पूरी की। पुरुष कुछ सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हें 4 लाख रुपए देने हैं और 6,000 रुपए महीना भी। हाँ। फिर? स्त्री ने पूछा। वसुंधरा में फ्लैट है, तुम्हें तो पता है। मैं उसे तुम्हारे नाम कर देता हूं। 4 लाख रुपए फिलहाल मेरे पास नहीं है। पुरुष ने अपने मन की बात कही। वसुंधरा वाले फ्लैट की कीमत तो 20 लाख रुपए होगी। मुझे सिर्फ 4 लाख रुपए चाहिए, स्त्री ने स्पष्ट किया। बिटिया बड़ी होगी, 100 खर्च होते हैं, पुरुष ने कहा। वो तो तुम 6,000 रुपए महीना मुझे देते रहोगे, स्त्री बोली। हाँ, जरूर दूंगा। 4 लाख अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे मत देना, स्त्री ने कहा। उसके स्वर में पुराने संबंधों की गर्द थी। पुरुष उसका चेहरा देखता रहा। कितनी सहृदय और कितनी सुंदर लग रही थी सामने बैठी स्त्री जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी। स्त्री पुरुष को देख रही थी और सोच रही थी, कितना सरल स्वभाव का है यह पुरुष, जो कभी उसका पति हुआ करता था। कितना प्यार करता था उससे। एक बार हरिद्वार में जब वह गंगा में स्नान कर रही थी तो उसके हाथ से जंजीर छूट गई। फिर पागलों की तरह वह बचाने चला आया था उसे। खुद तैरना नहीं आता था लाट साहब को और मुझे बचाने की कोशिशें करता रहा था। कितना अच्छा है। मैं ही खोट निकालती रही। पुरुष एकटक स्त्री को देख रहा था और सोच रहा था, कितना ध्यान रखती थी। स्टीम के लिए पानी उबाल कर जग में डाल देती। उसके लिए हमेशा इनहेलर खरीद कर लाती। सेरेटाइड आक्यूहेलर बहुत महंगा था। हर महीने कंजूसी करती, पैसे बचाती और आक्यूहेलर खरीद लाती। दूसरों की बीमारी की कौन परवाह करता है? ये करती थी परवाह। कभी जाहिर भी नहीं होने देती थी। कितनी संवेदना थी इसमें। मैं अपनी मर्दानगी के नशे में रहा। काश जो मैं इसके जज्बे को समझ पाता। दोनों चुप थे, बेहद चुप। दुनिया भर की आवाजों से मुक्त होकर, खामोश। दोनों भीगी आंखों से एक दूसरे को देखते रहे। मुझे एक बात कहनी है, उसकी आवाज में झिझक थी। कहो, स्त्री ने सजल आंखों से उसे देखा। डरता हूं, पुरुष ने कहा। डरो मत। हो सकता है तुम्हारी बात मेरे मन की बात हो, स्त्री ने कहा। तुम बहुत याद आती रही, पुरुष बोला। तुम भी, स्त्री ने कहा। मैं तुम्हें अब भी प्रेम करता हूं। मैं भी, स्त्री ने कहा। दोनों की आंखें कुछ ज्यादा ही सजल हो गई थी। दोनों की आवाज जज्बाती और चेहरे मासूम। क्या हम दोनों जीवन को नया मोड़ नहीं दे सकते? पुरुष ने पूछा। कौन सा मोड़? हम फिर से साथ साथ रहने लगे। एक साथ, पति पत्नी बनकर, बहुत अच्छे दोस्त बनकर। ये पेपर? स्त्री ने पूछा। फाड़ देते हैं, पुरुष ने कहा और अपने हाथ से तलाक के कागजात फाड़ दिए। फिर स्त्री ने भी वही किया।
दोनों उठ खड़े हुए, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कराए। दोनों पक्षों के रिश्तेदार हैरान परेशान थे। दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डाले घर की तरफ चले गए। घर जो सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी का था। इसलिए पति पत्नी में प्यार और तकरार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जरा सी बात पर कोई ऐसा फैसला न ले कि आपको जिंदगी भर अफसोस हो। मेरी कहानी सुनकर मनप्रीत और हरप्रीत दोनों चुपचाप वहां से चले गए और उसके बाद आज तक दोनों में से किसी ने भी शिकायत नहीं की। आगे की कहानी जानने को लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटीन वाले बटन को दबा दें ताकि कहानी का अगला भाग पब्लिश होते ही इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। कहानी के प्रति आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं। कृपया कमेंट करके हमें अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद। मेरा नाम है सीरत और मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। धन्यवाद एक बार फिर से।